तो दोस्तों आज मैं एक नई कहानी शुरू करने वाला हूँ। इस कहानी में हमारा एमसी एक ओल्ड वैम्पायर होता है और अपनी लाइफ दुनिया से दूर शांति से जीने के सपने देख रहा होता है, लेकिन किंगडम के होली नाइट उसके इस सपने को सपना ही रहने देते हैं और उसे भगा भगा के मार देते हैं। तब हमारा एमसी ये सोचता है कि अगर उसे एक और मौका मिला तो वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग वैम्पायर बनेगा और किस्मत उसे वो मौका दे देती है। तो आओ यार देखते हैं कैसे हमारा एमसी स्ट्रॉन्ग बन के अपना बदला लेता है। सीन शुरू होता है एक डार्क रेनी फॉरेस्ट में एक बेहद डरावनी रात के दौरान, और इस घने अंधेरे के बीच हेवीली आर्म्ड नाइट्स का एक ग्रुप जंगल को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। आखिरकार उन्हें अपना टारगेट मिल जाता है और उनका लीडर पूछता है कि क्या उसे छुपने में मजा आया। इसके तुरंत बाद वह हमारे प्रोटैगनिस्ट पर भड़क उठता है, उसे एक फिल्थी बीस्ट कहकर। वह कहता है कि होली नाइट्स को ट्रिक करना एक नीट ट्रिक था, लेकिन उसका एक्ट यहीं खत्म होता है। फिर नाइट अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि तुझे तो गर्व होना चाहिए, तुम मुझे वैम्पायर स्लेयर का टाइटल दे रहे हो। देखो चर्च को धोखा देने का जो पाप तुमने किया और ऊपर से होली नाइट्स द्वारा दिया गया दंड भी स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी यह हालत खुद इस बात का साफ सबूत है कि तुम्हारे सभी पाप अब सामने आ चुके हैं। वैम्पायर उसके सिंस और चर्च की बातों से बिल्कुल नहीं घबराता, बल्कि चेहरे पर एक अलग ही रिग्रेट है। तभी नाइट एक बड़ा सीक्रेट बताता है। सच तो यह है कि उसने कभी भी हमारे एमसी को पकड़ना चाहा ही नहीं, बल्कि उसे जानबूझकर भागने दिया। वह बताता है कि उसने चेस में देर से ज्वाइन किया था और हमारे हीरो को इतने समय तक खुला घूमने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक रेयर वैम्पायर था और वह उसे पकड़कर अपना नाम बनाना चाहता था। हमारा एमसी समझ जाता है कि यह दुनिया एक जंगल है जहां मजबूत लोग कमजोरों को निगल जाते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ पावर से निर्धारित होता है। इसलिए वह हमेशा हर किसी से भागता ही रहा, लेकिन उसकी अब तक फाइट न करने और भागने की कोशिश बेकार साबित होती है और उसे सीधा एक जोरदार वार लगता है। नाइट की तलवार उसे आर पार चीर देती है और नाइट बोलता है कि उसकी मौजूदगी चर्च के लिए एक इंसल्ट है, लेकिन अपने आखिरी पलों में हमारा लड़का एक ही इच्छा रखता है, एक सेकंड चांस मिले ताकि वह सब कुछ बदल सके। इसी सोच के साथ वह दर्द की अंतिम चीख निकालता है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बुझ जाती है। अचानक हमारा एमसी एकदम चौंक कर किसी दूसरे ही स्थान में जाग उठता है। वह चारों ओर देखता है, ठंडा पसीना बहता है और सोचता है कि आखिर अभी क्या हुआ। जब वह अपने हाथों को देखता है तो समझ जाता है कि उसकी बाहें, पैर और गर्दन सब कुछ सही सलामत है। इतना ही नहीं, वह यह भी नोटिस करता है कि वह उसी टेंट के अंदर है जिसमें नाइट्स द्वारा शिकार किए जाने से पहले रहा करता था। लकड़ी पर पड़े वही निशान देखकर वह समझ जाता है कि वह 6 महीने पास्ट में वापस आ चुका है। ये समझते ही उसे एहसास होता है कि किसी तरह वह टाइम ट्रैवल कर गया है। वह मुक्का भींचता है, ये जानते हुए कि उसे जिंदगी में दूसरा मौका मिला है। वह बताता है कि वह एक आइसोलेटेड फॉरेस्ट विलेज में रहता था, इंसानों की नजरों से बहुत दूर। उस समय वह एक कमजोर वैम्पायर था, यूजीन नाम का, जो बस छुपकर और बचते बचाते जी रहा था, जब तक कि एक दिन उसने अपनी इंस्टिंक्ट्स के आगे घुटने टेक दिए और इससे मर्सनरीज और नाइट्स उसके पीछे लग गए। चाहे कितने भी साल बीत जाएं, वे हर बार उसे ढूंढ ही लेते थे। इसी डर से पकड़े जाने की दहशत में उसने 12 साल तक सिर्फ जंगल के जंगली जानवरों का खून पिया। अब जब वह पास्ट में लौट आया है, उसे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन वह तय करता है कि इस बार वह गलती नहीं दोहराएगा। यूजीन तय करता है कि अब वह इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि कोई भी उसे कभी हरा न सके और इस बार वो एक वैम्पायर के जैसा जिएगा। इसलिए हमारा एमसी एक स्वैम्प की ओर जाता है और फैसला करता है कि वह अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बदलने वाला है, क्योंकि वैम्पायर्स ब्लड से पावर अब्सॉर्ब करते हैं और जितना स्ट्रॉन्ग ब्लड उतनी ज्यादा पावर। यही सोचकर वह अपने पहले टारगेट का इंतजार करता है। अचानक फॉरेस्ट का मास्टर, एक विशाल और भयानक क्रीचर, उस पर छलांग लगाता है। मॉन्स्टर सामने होते हुए भी यूजीन को जरा भी डर नहीं लगता और वह फाइट के लिए तैयार हो जाता है। क्रीचर स्पाइक्स के साथ हमला करता है और हमारा एमसी दूर जा गिरता है। उसे पता है कि उसका शरीर कमजोर है, लेकिन अगर वह बस एक छोटी सी कट लगा दे तो वह क्रीचर का खून चूसकर स्ट्रॉन्ग होना शुरू कर सकता है। यूजीन फिर मॉन्स्टर की ओर छलांग लगाता है, क्योंकि उसका पुराना सर्वाइवल तरीका पूरी तरह फेल हो चुका था। अब उसे डेस्परेटली पावर चाहिए। वह अपनी तलवार से पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन शॉक में पड़ जाता है क्योंकि ब्लेड क्रीचर की स्किन को छूते ही टूट जाती है। मॉन्स्टर टेल विप से पलटवार करता है, तलवार चकनाचूर हो जाती है और वह हवा में उछल जाता है। क्रीचर अपनी टेल उस पर मारकर
यूजीन को उछाल देता है। यह क्रीचर एक रोमर है, एक मॉन्स्टर जो मैजिकल रियल्म्स में पाया जाता है। कुछ रोमर के पास मैजिक स्टोन्स होती हैं जिन्हें रेयर जूल्स माना जाता है। यूजीन जानता है कि वही स्टोन क्रीचर का कोर है, बट पावर डिफरेंस बहुत बड़ा है। उसे एहसास होता है कि उसने नई जिंदगी को हल्के में ले लिया था। मॉन्स्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वह उसे स्क्रैच लगाने से पहले ही खत्म कर सकता है। क्रीचर फिर मैसिव एनर्जी वेव के साथ उसे स्वैम्प के अंदर लेकर जाने लगता। यूजीन सोचता है कि एक सेकंड चांस मिलने के बाद उसने सोच लिया था कि और चांसेस भी मिलेंगे, लेकिन अब उसने तय कर लिया है कि वह पहले वाली गलती नहीं करेगा। इस बार वह पूरी ताकत से लड़ेगा, सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं। वह क्रीचर का मुंह नंगे हाथों से पकड़ लेता है और लड़ने का फैसला करता है। अपने मुंह से उसकी चर्बी खाने लगता है। उसका शरीर चमक उठता है। यूजीन जानता है कि अगर वह इस बार न जीता तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। हार के बाद दूसरा चांस नहीं मिलेगा। वह क्रीचर के मुंह में हाथ डालकर उसका कोर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि सर्वाइवल उसके लिए हमेशा दूसरों के खून पर बना है। आखिरकार वह क्रीचर का मैना स्टोन क्रश कर देता है। बैटल खत्म होते ही फॉरेस्ट शांत हो जाता है। अचानक एक बड़ी एनर्जी ब्लास्ट पूरी स्वैम्प को रोशन कर देती है। हवा में चारों तरह मॉन्स्टर के टुकड़े गिर रहे थे। इसी सबके के बीच खड़ा यूजीन पूरी तरह बदल चुका है। वह घोषणा करता है कि अब वह ब्लड और विक्ट्री दोनों पर अधिकार करेगा। कुछ देर बाद मूनलाइट में अकेला खड़ा वह समझता है कि स्टोन का माना उसकी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल था और कलर और साइज में भी डिफरेंट था। अब वह अपने शरीर पर ब्लैक स्केल्स उगा सकता है। वह याद करता है कि उसने इस मॉन्स्टर के बारे में मर्सनरीज के समय जाना था और उसी सब में उसने मॉन्स्टर ब्लड छक लिया था। तभी उसे पता चला कि स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर ब्लड से वो जल्दी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। लेकिन नई पावर होने के बावजूद वह जुंगडिर्ट जैसे नाइट का सामना नहीं कर सकता। जुंगडिर्ट एक होली नाइट है, लेकिन वो मुझे कभी भी ढूंढ सकता है। शायद उसके पास कोई स्किल है जिससे वो मॉन्स्टर और अनडेड को ढूंढ सकता है। उसे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि होली नाइट से लड़ सके। सनराइज से पहले लौटने ही वाला होता है कि एक मिस्टीरियस वॉइस उसे रोकती है और फॉल्स मास्टर को हटाने के लिए धन्यवाद देती है। स्वैम्प के पानी से एक ब्लू क्रीचर उभरता है और कहता है कि उसके घर में घुसकर खून बहाना एक बड़ा पाप है। इसने खुद को उस इलाके की महान गार्डियन मिरियन के रूप में पेश किया और हमारे एमसी को यह धमकी तक दे डाली कि वह उस पर ऐसा श्राप लगाएगी जिससे उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाएगा। लेकिन वह जीव असल में एक छोटी सी परी निकलती है और सोचती है कि क्या वह उसकी आवाज सुन भी सकता है। परी तब हैरान रह जाती है जब हमारा एमसी उससे पूछता है कि वह कौन है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह उसे देख सकता है और यूजीन एक बार फिर वही सवाल दोहराता है। वह छोटी जीव पूछती है कि क्या उसने उसकी सारी बातें सुनी और वह इसकी पुष्टि करता है। फिर वह खुद को मिरैन बताती है, एक वाटर स्पिरिट जिसे 15 साल तक गुलाम बनाया गया था। लेकिन वह बताती है कि उसी की वजह से यह जगह अब फिर से शुद्ध हो सकती है। जब मिरैन बोल रही होती है तभी हमारा एमसी नोटिस करता है कि उसके टैटू में से एक फीका पड़ रहा है। परी उस निशान के बारे में पूछती है और वह कहता है कि उसे नहीं पता, वह हमेशा से उसके शरीर पर था। वह यह भी बताता है कि अपनी यादों की शुरुआत से ही उसके शरीर पर 10 टैटू रहे हैं, क्योंकि उसे अपना अतीत याद नहीं। उसने बस चुपचाप जिंदा रहने पर ध्यान दिया। वह सोचता है कि शायद ये निशान किसी तरह की स्पेल है और उनमें से एक अभी टूटा है। वो वहाँ से जाने लगता है। मिरैन घबरा जाती है क्योंकि बहुत समय बाद वह किसी से बात कर रही है। फिर वह शिकायत करती है कि दलदल को शुद्ध करके झील में बदलने में समय लगेगा, इसलिए वह धन्यवाद के तौर पर उसे ताजा पानी पिलाने का प्रस्ताव देती है। लेकिन जो पानी वह बनाती है वह ना तो साफ दिखता है और ना ही पीने लायक। और परी के जोर लगाने के बावजूद हमारा एमसी उसे मना कर देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ दिन बाद वह ब्रॉडविन नाम के गांव पहुंच जाता है। अचानक एक लड़का गांव में भागता हुआ आता है और चिल्लाता है कि लाल आंखों वाला राक्षस आ गया है। सभी लोग बाहर निकलते हैं और जमीन पर हाल ही में शिकार किए गए जानवरों का एक विशाल ढेर देखकर चौंक जाते हैं। एक युवक पूछता है कि राक्षस का क्या इरादा है, जबकि आज पूर्णिमा भी नहीं है। असल में वह राक्षस हमारा हीरो है जो पिछले 10 साल से गाँव के पास रहता आया है और रात को मरे हुए एनिमल्स छोड़ जाता है। वह जंगल से बाहर आता है और पूछता है कि क्या वह गांव में अंदर आ सकता है। पहले लोग उससे डरते थे, लेकिन क्योंकि वह हमेशा खाना लाता था उनका यह अजीब रिश्ता 10 साल तक चलता रहा। विलेज के लोग उसे ग्रीट करते हैं और वह बताता है कि वह दूर इसलिए रहता था क्योंकि वह बीमार था, लेकिन अब ठीक है और क्योंकि गांव ने हमेशा उसकी मदद की वह उनका उपकार चुकाना चाहता है। सब लोग उलझन में पड़ जाते हैं। फिर वह मास्क उतारकर मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दिखाता है। बोलता है अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो वो उसे बता सकते हैं। भीड़ उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाती है। वे सोचते हैं कि क्या वह हाफ एल्फ है या कोई नोबल। मुखिया भी हैरान रह जाता है
कि नकाब के नीचे वह इतना खूबसूरत निकला। जंगल में मिरैन पूछती है कि उसने सारा शिकार गांव वालों को क्यों दे दिया। वह समझ नहीं पाती क्योंकि परियों की नजर में वैम्पायर मतलब खून और बर्बादी। वह शिकायत करती है कि उसे इंसानों की जरूरत नहीं क्योंकि वह जल्द ही यहाँ से जाने वाला है। यूजीन जवाब देता है कि कभी कभी इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। ये एक गुड फेथ का सिंबल होता है क्योंकि अगर उसने रोका नहीं की तो मर्सनरीज गांव में घुस आएंगे और सबको मार डालेंगे। वह बताता है कि मर्सनरीज एक लड़के को लेने आ रहे हैं। ये एक किडनैपिंग है जो कि इस रीजन के लॉर्ड सर टिरविन का ऑर्डर है और गवाहों को खत्म करने के लिए वो सभी विलेजर्स को मार देंगे और इसे वजह से होली नाइट को मेरे यहाँ होने का पता चल सकता है। मिरैन हैरान होती है कि उसे यह सब कैसे पता है। कई दिन साथ रहने के बाद भी वह उसके विचार नहीं पढ़ पाती। एमसी बताता है कि इसी वजह से विलेजर्स का ट्रस्ट गेन करना जरूरी है। मिरैन पूछती है कि भरोसे का इससे क्या लेना देना। अचानक हमारा एमसी चलते चलते रुक जाता है और मिरैन उसके कंधे से टकरा जाती है। वह गुस्से में पूछती है कि वह अचानक क्यों रुक गया। तभी वह सामने देखती है जंगल के रास्ते पर हथियारों से लैस मर्सनरीज का एक समूह खड़ा है। वे समझते हैं कि यूजीन सिर्फ एक नॉर्मल विलेजर है। लीडर कहता है कि यह कमजोर दिख रहा है, इसे चुपचाप खत्म कर दो। एक सैनिक कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला करता है। मिरैन डर के मारे चिल्लाती है लेकिन हमारा एमसी उससे कहीं तेज है। आंखों में लाल चमक और ठंडी निगाहों के साथ वह पलटवार करता है। पलक झपकते ही वह सैनिक को 2 टुकड़ों में काट देता है। बाकी सैनिक ठंडे पर डीडीएच जाते हैं। वह मिरैन को बताता है कि भरोसा बनाने के लिए यह कदम जरूरी था ताकि वह सस्पिशियस न लगे और फिर कहता है कि वह यहीं पर सारे मर्सनरीज को खत्म करने वाला है। सैनिक चीख उठते हैं कि वह वैम्पायर है। एक आदमी कहता है कि अगर वे उसे जिंदा पकड़ लें तो चर्च इनाम देगा, लेकिन जैसे ही यूजीन उसे घूरता है वह उड़कर दूर गिर जाता है। बाकी सैनिक समझ जाते हैं कि वह साधारण इंसान नहीं है, फिर भी हमला करते हैं। एक विशाल हथौड़ा लिए एक दानव सा आदमी यूजीन पर टूट पड़ता है। वह चिल्लाता है कि वह उसे कुचल देगा, लेकिन हमारे एमसी ने उसका वार सिर्फ एक हाथ से रोक लिया। यूजीन कहता है कि दिन ढल रहा है और रात उसका वक्त है। वह पंजे निकालकर उस सैनिक को एक ही वार में खत्म कर देता है। अंधेरा फैलते ही वह कहता है कि रात खून बहाने का सबसे अच्छा समय है और वो उन सबको बुरी तरह से मार देता है। इतने में गांव वाले मशालें लिए पहुंचते हैं और ब्लड बथे देखकर दहशत में पड़ जाते हैं। मुखिया लाशों को देखता है और यूजीन पर शक करता है, लेकिन वह कहता है कि उसे ये बॉडी रास्ते में मिली। वह इशारा करता है और कुछ नर भेड़िए दिखाई देते हैं। एमसी बताता है मैंने इनका पीछा किया तो ये इनकी बॉडी खा रहे थे, शायद कुछ यहाँ से भाग भी गए हैं। विलेज हेड पूछता है कि तुमने इतने सारे नर भेड़िए मारे कैसे। वो एमसी पे शक करता है। एक आदमी बताता है कि लाशों पर पंजों के निशान भी हैं। मुखिया माफी मांगता है। एमसी पूछता है कि तुम इनकी बॉडी के साथ क्या करोगे। मुखिया बोलता है कि हम इन्हें विलेज के पास दफना देंगे, लेकिन मिरैन उसे झूठा कहती है। भेड़िए तो बस बाद में आए थे। मर्सिनरीज को मरने के बाद निशान तो उसने खुद बनाए थे। वह सोचती है कि वह अपनी छवि इंसानों के सामने बचाने की इतनी कोशिश क्यों करता है। तभी यूजीन को एक मरे हुए सैनिक की जेब से मिली हुई एक चिट्ठी निकलता है। वह उसे मुखिया को देता है। मुखिया मुहर पहचान लेता है, ये लॉर्ड टिरविन की थी। चिट्ठी पढ़कर उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या फेलिड गांव में है। पता चलता है कि फेलिड शायद लॉर्ड टिरविन का नाजायज बेटा है। यूजीन को मर्सनरीज लीडर की बात याद आती है। वह यूजीन की ताकत देखकर हैरान था, लेकिन यूजीन ने उसे सोचने का समय ही नहीं दिया। लीडर अपने लोगों को लड़ने के लिए उकसाता रहा, कहता रहा कि भले ही वह राक्षस हो, उसके भी 2 हाथ पैर हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वैम्पायर से भागना भी नामुमकिन है। वह खुद हमला करने दौड़ता है। यूजीन ठंडे इरादे से मुक्का मारता है और वह आदमी पेड़ से टकरा कर गिरता है। हमारा एमसी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। लीडर रहम की भीख मांगता है, पूछता है कि क्या वह शुरू से ही उनका इंतजार कर रहा था। वह कहता है कि वे सिर्फ गाँव में काम से आए थे, लेकिन यूजीन बोलता है कि यह गाँव उसका है और पूछता है कि वे यहाँ क्या चाहते थे। वह आदमी कहता है कि उसे नहीं पता था कि कोई वैम्पायर लॉर्ड इस गांव पर राज करता है। वह बताता है कि वे टिरविन परिवार के नाजायज बेटे को पकड़ने आए थे, लेकिन यूजीन उस पर यकीन नहीं करता और पूछता है कि उनका असली गोल क्या था। थोड़ी देर बाद वह स्वीकार करता है और बताता है कि उन्हें टिरविन फैमिली के लॉर्ड ने नहीं हायर किया, बल्कि उनके क्लाइंट्स तो कमारा टिरविन और वर्थेल टिरविन है, कि उन्हें ताइवान के बेटों ने भेजा था और वे बड़ी संख्या में इसलिए आए थे कि अगर कुछ गलत हो जाए तो संभाल सके। अंत में यूजीन समझ जाता है कि जो सुनहरे बालों वाला नाइट वर्थेल टिरविन था, वही इस पूरी साजिश के पीछे था। वर्थेल टिरविन वैम्पायर परस्यूट टीम का कमांडर था और उसी ने ही जुंग दिर्ट को मुझे मरने को भेजा था। वो समझ जाता है कि वर्थेल तो विलेजर्स को मारने का ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि वो एक होली नाइट हैंग्स, ये तो इन मर्सिनरीज की ग्रीड ने ये मैसेकर करवाया होगा और उसी मैसेकर की वजह से वो होली नाइट्स की नजर में आ गया था। उधर मर्सिनरी रो रो कर कहता रहता है
कि अगर उसे पता होता तो वह कभी ऐसा नहीं करता। हमारा एमसी उससे कहता है कि निकलो यहाँ से और रास्ते में वुल्फ से सावधान रहना। वह आदमी हैरान रह जाता है और जान बख्शने के लिए धन्यवाद बोलना शुरू करता है, लेकिन हमारा एमसी उसे माफ नहीं करता और उसकी नेक पर एक फेटल ब्लो मारकर उसे खत्म कर देता है। मिरान पूछती है कि उसने उसे क्यों मार दिया। वह जवाब देता है कि जब उसकी वैम्पायर आइडेंटिटी सामने आ चुकी है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। और ठीक उसी समय वुल्फ्स का पैक वहां पहुंच जाता है, क्योंकि वे सारी ब्लड स्मेल से आकर्षित हुए थे। उधर चीफ यह पुष्टि करता है कि मर्सनरीज फेलिड को कास्टल ले जाने आए थे। उन्हें याद है कि फेलिड की मां का देहांत हो गया था और वह अकेला रहता है। तो हमारा एमसी प्रस्ताव देता है कि वह लड़के को सुरक्षित कास्टल पहुंचाएगा। वह कहता है कि वह जंगल में रहता है, इसीलिए रास्ते के बीस्ट से बचाकर उसे ले जा सकता है। चीफ हैरान होता है और कहता है कि वह उससे यह कैसे कह सकता है, लेकिन हमारा एमसी बोलता है कि एक नाइट होकर वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता। मिरियन उसे शेमलेस कह देती है। इतनी हिम्मत पर छोटी परी भी दंग रह जाती है। गांव वाले भी स्टन्ड हैं और चीफ हकलाते हुए नाइट शब्द दोहराता है। मिरियन लगातार परेशान रहती है और यकीन नहीं कर पाती कि उसने ये सब कह दिया। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन अब होना चाहिए और खुद को जैन यूजीन के रूप में परिचय देता है। और हैरानी की बात, गाँव वाले उसकी बात मान भी लेते हैं।